नमस्कार, जय श्री राम। आखिरकार मुँह पर वो बात आ ही गई, जिसके बारे में हम सब राष्ट्रवादी बात कर रहे थे कि बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है ही नहीं। असल मकसद तो मोदी को हटाना है और ये तो आज से नहीं लगे हुए हैं। कुछ वीडियोज़, कुछ फुटेज अभी अगले कुछ सेकंड में मैं दिखाऊँगा। ये तो अवार्ड वापसी गैंग और बाकी लोग आज से थोड़ी ना लगे हुए, ये तो कब से लगे हुए। अब भाई सारे कॉकरोच वहां पे पहुंचे और कॉकरोचों के नेता भी पहुंचे, बड़े कॉकरोच, और कहे कि नहीं नहीं अब तो तानाशाही है, मोदी इस्तीफा दो, 20 तारीख को कल हम इस्तीफा इस्तीफा खेलेंगे। आपको मैं कुछ वीडियोस और फुटेज दिखाता हूं। ये आयशा वाली, जो वही जेएनयू वाली नेहा बैठी हुई है, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव हिंदू धर्म को गाली देना है, बाकी सेकेंडरी प्रोटेस्ट वगैरह ये सब चलता है। उसको चूम रही है फायर वाली शबाना आजमी। हाँ वही वही फायर वाली, इसको नंदिता दास समझ के चूम रही है। आहा, नहीं नहीं ठीक है, ठीक, बहुत महान काम हो रहा है। इसी शबाना आजमी के पांव में चोट लग गया था तो मोदी जी ने बोला आहा, आई एम रियली पेन। मोदी जी भी अलग खतरों के खिलाड़ी है ना, मोदी जी का अलग लेवल का ये चल रहा है। इनका नॉलेज और इनका ज्ञान, दर्शकों सुनिए, ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे दर्शकों, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट बिना गाली के खत्म नहीं होता, शुरू नहीं होता। बाबा रामदेव रंडवा, बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है तो तोड़ तोड़ बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया और देश क्या संभालेगा। हाँ तो 12 साल से तो भजिया तल रहे हैं मोदी जी और देश की जनता उनको बार बार जिता रही है। और कमाल की बात यह है कि इसके बाद पेंगुइन भी पहुंचे, जिनकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। अभी 6 सांसद भी चले गए शिंदे जी के नेतृत्व में, वो भी पहुंचा, ये भी बोला। अब मैंने दर्शकों कल आपको बताया था सोनम वांगचुक की पूरी हिस्ट्री की, कैसे सोरस की फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी और इन अन्य संगठनों से फंडिंग हुई थी, उसको लेकर के मैंने पूरा डिटेल वीडियो किया था 8 मिनट का, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। सोनम वांगचुक एक्सपोज्ड बाय द रियलिटी ऑफ सोनम वांगचुक बाय अभिषेक तिवारी। सारे जोकर्स जमा हुए कल खूब सीआर की तरह हुआ किए। तो हमारे साथ आंदोलनों को, कई आंदोलनों को देख चुके वरिष्ठ पत्रकार और कवर कर चुके, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख चुके, कवर कर चुके। 77, 89, वीपी सिंह वाली, अन्ना आंदोलन, तो चलिए सौभाग्यशाली मैं भी रहा कि एक्चुअली अन्ना आंदोलन में भी उस वक्त कुछ कॉकरोच थे, हमें उस वक्त पता नहीं चला था। तो वो सब, सर प्रणाम सर। आपने आंदोलन, सर आपने आंदोलन देखे, सुने, पढ़े लिखे, किसी आंदोलन में आपने देश के प्रधानमंत्री की माता जी के प्रति अपशब्द गाली देते हुए मोदी मर जा, और ये आज कोई पहला नहीं, किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग आंदोलन हो, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आता, वो माता जी जिन्होंने विषम परिस्थितियों में जीवन काटा हो और अत्यंत विषम परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी का लालन पालन पोषण करने के बाद भी ये कर क्या रहे हैं ये लोग। देखिए, बात ऐसी है कि ये पूरी वो जमात है जो नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के तौर पर भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अब इनका दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनका समझ लीजिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी की पूरे देश में आंधी आई और न केवल वो देश के प्रधानमंत्री बने, बल्कि बहुत सारे ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों की पिछलगू समझी जाती थी, वहां भी इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और उसके अपने मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद से अपवाद स्वरूप तो किन्हीं किन्हीं चुनाव में
कांग्रेस को या कुछ कुछ क्षेत्रीय दलों को कामयाबियां मिली हैं, वरना मोस्टली चुनाव राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ने ही जीते हैं या उनके सहयोगियों ने जीते हैं। अब इनको लग ये रहा था 2014 में कि तुक्का लग गया है, या मनमोहन सिंह के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचारों, मिस रूल के खिलाफ और अन्ना आंदोलन से जो एक माहौल बना था, उसके चलते नरेंद्र मोदी आ गए हैं। अब साल झेल लो इनको, 2019 में तो हमें वापसी करनी ही करनी है। 2019 उनको 2014 से भी ज्यादा सीटें और वोट मिल गए। 303 तो अकेले बीजेपी को मिल गई थी और इंडिया अलायंस को एनडीए को मिल गई थी 353 सीटें। जी। फिर 2024 के लिए इन्होंने प्रतीक्षा की, डेंट भी पहुंचाया, काफी दुष्प्रचार किया, जो नहीं करना था वो भी किया, सारे हथकंडे अपनाए, थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो इनके मुंह से ये सब चीजें क्यों ना निकले जो अभी आप बता रहे थे? गालियां, मर जा मोदी, तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। और ये कब्र खुदेगी वाला नारा तो विमान के नीचे उतर करके कांग्रेसियों ने लगाया था, जब पवन खेड़ा को असम पुलिस ने हिरासत में लिया था। और जब ये भागे भागे अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ दूसरे वकील सुप्रीम कोर्ट गए और 1.5-2 घंटे में ही उन्होंने उनकी जमानत का इंतजाम कर लिया। उस समय नारे एयरपोर्ट पर लगे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? हाँ, मेन यही तो हो इसलिए रहा है कि डीप स्टेट, CIA, अमेरिका इन द होल, पाकिस्तान, चाइना, आतंकवादी जमातें, नक्सलवादी समूहों को वित्त पोषित करने वाले, PFI को भर भर के पैसा देने वाले, 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट में तब्दील कराने वाले का सपना देखने वाले, गजवाए हिंद का सपना पूरा करने वाले, और जो भारत को एक बहुत बड़ा बाजार देखते थे, उन सब के अरमानों पर नरेंद्र मोदी ने पानी फेरा है। देखिए, अगर हम बहुत पीछे भी ना जाएं और केवल 2008 की बात करें, जब मुंबई पर अटैक हुआ था, तो 3 दिन तक पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने 4 जगहों पर फायरिंग की थी, 166 लोगों की लाशें बिछा दी थी। 3 दिन तक फायरिंग हुई थी जी। इसके बावजूद मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया, सिर्फ डोजियर थमाते रहे। नरेंद्र मोदी के टाइम में क्या हुआ है अभिषेक जी? उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक हो गई बालाकोट में, पहलगाम हुआ तो 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना ने हिमाकत की जवाबी हमला करने की, तो उसके बाद आप जानते हैं उनके एयरबेस, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार, उनके सामरिक ठिकानों को हमारी सेना ने क्या हालत करके रखी उनकी, 4 दिन में वो घुटनों पर आ गया। चाइना के साथ हमारे 2 टकराव हुए, एक डोकलाम में 2017, जब 73 दिन तक आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं खड़ी रही, चीन को पांव वापस खींचने पड़े। पूर्वी लद्दाख में 4.5 साल तक स्टैंड ऑफ रहा। गलवान में हमारे 20 सैनिक मारे गए, लेकिन दुश्मन देश के यानी चाइना के कितने मारे गए आज तक किसी को वो बताता नहीं है। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यानी आस पड़ोस की गुस्ताखियां अब ये बदला हुआ भारत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, जो स्वीकार्यता है, वो अब केवल भारत के भीतर नहीं, बल्कि वैश्विक पटल पर पापुआ न्यू गिनी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारे प्रधानमंत्री उतरते हैं, तो वहां के प्रधानमंत्री झुक करके उनका पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अलग-अलग बड़े-बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख उनको मित्र बताते हैं और गर्व के साथ बताते हैं। हर बड़ा देश हमारे साथ एफटीए साइन करने को लालायित है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति किसी को कुछ समझता नहीं, उसको भी झुकना पड़ा। 50% टैरिफ लगा करके वो हमें दबाना चाहता था, भारत को मजबूर करना चाहता था कि उनकी शर्तों पर एफटीए साइन हो, भारत की शर्तों पर नहीं। नरेंद्र मोदी नहीं झुके, उनकी सरकार नहीं झुकी। अल्टीमेटली क्या करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को? झुकना पड़ा, 50 को घटा करके 18% टैरिफ पर आना पड़ा। ये सोच रहे थे कि कोई एक मुद्दा उछालेंगे, नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है, जो साख है, उस पर हम दाग चस्पा कर देंगे और उसके बाद फिर हमारी वापसी आसान होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी का तो कोई जीजा है नहीं, कोई दामाद है नहीं कि जिसकी चिंता करे या उनके आने वाली 7 पुश्तों का इंतजाम करे या उनके लिए लैंड एक्विजिशन में सहयोग करवाए या उनके तमाम तरह के पापों को अंडरलाइन करता जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। उनके तो परिवार के भी लोग 7 लोक कल्याण मार्ग में दूर-दूर तक दिखाई नहीं देते। उनके रिश्तेदार दिखाई नहीं देते। उनके पास तो कोई संपत्ति भी नहीं है, कोई फ्लैट था अहमदाबाद में, वो भी किसी को सामुदायिक कार्यों के लिए दे आए। जब वो दे आए। गुजरात मंत्री पद से रिटायर हुए, तो करीब 55 लाख रुपया उनके अकाउंट में थे। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उन्होंने कहा कि भई मेरे स्टाफ में जितने लोग थे, वो चाहे ड्राइवर हो, रसोइया हो, तमाम दूसरे लोग हों, उनके परिवारों के, बच्चों के, उनकी शादी-ब्याह के, उनके एजुकेशन के काम ये आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो रख लो। उन्होंने कहा मुझे क्या करना? हाँ, बिल्कुल। तो जो ऐसा प्रधानमंत्री हो, जो दिन-रात लगा हुआ है, वो किसी एक देश की यात्रा पर तो बहुत ही अपवाद स्वरूप जाते हैं। एक दिशा में जाते हैं तो 3-4 देशों की यात्रा करके आते हैं। जो होटलों में नहीं रुकते, विलासिता का जीवन नहीं जीते, दिन भर मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं, शाम को फ्लाइट टेक ऑफ करती है, अगले देश में सुबह तक होते हैं, सुबह अगले देश में जाके मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। तो आप ऐसे प्रधानमंत्री की छवि खराब कर सकते हैं क्या? लोकप्रियता कम कर सकते हैं क्या? जिन देशों में जाते हैं वहाँ भारतीय समुदाय और हर उम्र के लोग, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, सब किस तरीके से उनको पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करते हैं, ये सब दिखाई देता है। फैब्रिकेटेड तरीके से भीड़ जुटाई हो, वो भी दिखाई देती है और जो स्वतः स्फूर्त उनके चेहरों पर जब हम आते हुए भाव देखते हैं, तो वो भी दिखाई देता है। इतना अनुभव तो कम से कम हम लोगों का हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री जो हारने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी लोकप्रियता कम ही होने का नाम नहीं ले रही है, तो ये जो ताकतें हैं देश के भीतर की भी और देश के बाहर की भी, जिनके मंसूबों पर तुषारपात किया है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने, तो वो नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की ही तो कामना करेंगे, मरने की ही तो कामना करेंगे। उनके मुँह से इस तरह की गालियाँ ही तो निकलेंगी जैसी हम सुन रहे हैं। और मैं सबसे बड़ा दोष किसका मानता हूँ, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग अब सक्रिय हो गए हैं, जिनको कोई किसी चीज़ का ख़याल ही नहीं रह गया है। जिस महिला का आप ये अभी वीडियो प्ले कर रहे थे, ये दोपहर में मेरी आँखों के सामने से भी गुज़रा था। लेकिन हम इतने गाली-बाज़ों को अपने यहाँ दिखाएँ, इनका प्रचार-प्रसार करें और लोग इस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, वीडियो कैप्चर करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर चलाते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि जो टॉप पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी एक गरिमा, एक मर्यादा होनी चाहिए। उनके प्रति कुछ नियम, कायदे, कानून बनने चाहिए कि कोई अभद्र भाषा में उनके बारे में टिप्पणी ना कर सके।
इस महिला को यही पता नहीं है कि रंडवा किसको कहते हैं। और मान लिया अगर किसी की पत्नी की डेथ हो भी गई है, तो क्या हम उसके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना हमें मतलब शोभा देता है? उसके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए या उसका मज़ाक उड़ाया जाना चाहिए? या अगर किसी का पति है और पत्नी चली गई है, तो उसके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? और इनकी तो पत्नी थी ही नहीं। योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा, बाबा रामदेव के बारे में कहा। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अतीत में बहुत सारे लोग हुए हैं, जिनके विवाह तो हुए, पर उन्होंने घर का परित्याग कर दिया और फिर वो महापुरुष बन करके, या एक तरीके से बहुत सारे लोग तो उनको भगवान का दर्जा दे करके पूजते हैं। उनकी मैं प्रतिमाएँ कह लगी देता हूँ कह देता हूँ, गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ के बारे में पढ़ लिया जाए। वो कहाँ पहुंचे और एक नया विचार दिया, दर्शन शास्त्र दिया। सर, मैं एक ओवरऑल एक परिवर्तन देख रहा हूं मीडिया के सेक्शन में, जो कि पहले थोड़ा प्रो मोदी भी हुआ करता था 2024 के पहले। वो अच्छी खबरें, पॉजिटिव खबरें दिखाता था, उसने भी वो बंद किया है। 2 उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा सर, जब 2013 में हमारे शूरवीर आदरणीय लांस नायक जी का सर काट करके ये पाकिस्तानी लेकर के गए थे, उसके लगभग 6-7 महीने बाद यहां पर इंडिया में पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आई थी और क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। किंतु अभी रिसेंटली मैंने ये देखा कि 2 बड़ी घटनाएं हुई सर, और बड़ी सकारात्मक। एक तो विक्रम का सफल परीक्षण, राहुल गांधी एंड इकोसिस्टम के मुंह पे तमाचा कि भैया आपका मेक इन इंडिया तो है ही नहीं। किंतु उससे बड़ा कि जो हिली एरिया है, जो हिल स्टेशन है, वहां पर चूंकि प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सका, तो उसके लिए हाइड्रोजन ट्रेन इस सरकार ने शुरू की। अब मैं कल से ये सोच रहा था कि क्या बहुत सिलेक्टिव ढंग से इन खबरों के बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। प्रोपेगेंडा किया गया कि 150 वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया। नहीं, 150 सभी इसरो में जो काम करते वैज्ञानिक नहीं होते, कर्मचारी, हाँ कुछ सीनियर वैज्ञानिकों ने भी छोड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो हमेशा से छोड़ते आए हैं, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया और कल दबाई गई कि भारत के अंदर, मैं रिसर्च कर रहा था सर, 500 से अधिक एरोस्पेस की कंपनियां खुली हैं 2014 के बाद। सर, हम क्यों इन चर्चा को होने नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैंने वही कहा ना कि जो लोग नहीं रहा इस पे। इन चीजों से लोग दुखी होते हैं साहब। इन लोगों से, इन घटनाओं से कि जो कामयाबी मिली। अब चंद्रमा के जिस छोर पर हमारा चंद्रयान उतरा, दुनिया के किसी भी देश का चंद्रयान वहां नहीं उतरा था। नहीं उतरा था। ऐसी तो अनेक उपलब्धियां अब तक हो चुकी हैं, ये लोग पचा नहीं पाते हैं। इनके स्टेटमेंट याद करें ना, कोविड काल में राहुल गांधी अलग-अलग अर्थशास्त्रियों को बैठा करके जो इंटरव्यूज करते थे, उसमें किस-किस तरह की उनसे बातें बुलवाते थे और उनका प्रचार प्रसार करते थे, और खुद के उनके क्या स्टेटमेंट थे उस समय। इन्होंने तब भी कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, रोजगार छीनने वाले हैं नौजवानों के, देश बर्बाद होने वाला है। इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले फिर, जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया, वहां पर जो 2 ये देशों के के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें कुछ समय के लिए ही वो बंद किया गया। उसके बाद हमारा तेल तो नहीं रुका है, पर बाकी देशों का रुका है। राहुल गांधी बड़ा उत्साहित थे। उनको लगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब होगा बेड़ा गर्क, अब बढ़ेगी महंगाई, अब अर्थव्यवस्था धड़ाम से पड़ेगी। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 73 दिन का रिजर्व रहता है, और चूंकि हम कच्चे तेल की रिफाइनिंग करते हैं और फिर बहुत सारे देशों को उसकी सप्लाई करते हैं,
तो जो हमारी हमारी रिफाइनरीज हैं उनमें भी एक तेल का भंडार पड़ा ही रहता है, कोटा रहता ही है। और अब तो खैर यूएई के साथ में हमारा एक समझौता हो गया है, वो गुजरात में एक ना केवल पूरा बंदरगाह विकसित करेगा बल्कि एक अपना पूरा भंडार बनाएगा यहाँ पे, और 2-3 जगह बनाएगा। उस पर पहला हक भी भारत का ही होगा, यानी रिजर्व में जो तेल होगा, जो दूसरे देशों को भी भेजेगा वो, तो उन पर पहला हक संकट काल में भारत का होगा। तो ये लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह के इंतजाम और देशों के साथ हमारा इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे नरेंद्र मोदी। जब 2013 सितंबर में उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे मनमोहन सरकार में। किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कूप मंडूक हैं, गुजरात के बाहर जानते क्या हैं, ये विदेश नीति के मोर्चे पर क्या करेंगे, देश का बंटाधार होने वाला है। आज वही सलमान खुर्शीद उन 7 प्रतिनिधि मंडलों में से एक प्रतिनिधि मंडल में शामिल था जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग करीब 32-33 देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे। तो इन्होंने हमेशा ये सोच करके प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने की कोशिश की है, संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी, कि भाई ये तो एक आम परिवार सा गरीब माँ का, चाय वाले का बेटा है, ये इसका तो कोई हक ही नहीं है देश का प्रधानमंत्री बनने का। इनको कभी सपने में भी इस बात का ख्याल नहीं था कि ये इतना सफल प्रधानमंत्री होगा, देश को इतना आगे लेकर के जाएगा कि विश्व बैंक तक की रिपोर्ट में ये बात आएगी कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में ये सरकार सफल हो गई है। असल बात ये है, ये सरकार नई संसद बना देगी। ये सरकार गुलामी की सारी जितनी भी निशानियां थी उनसे मुक्ति पालेगी धीरे धीरे। इनके कांग्रेसियों के 1500-1600 करोड़ रुपए पर चाकू चला दिया है नरेंद्र मोदी ने, जो हर साल मंत्रालयों की बिल्डिंग जिन में ऑफिस चल रहे थे वो कांग्रेसियों की या कांग्रेस के रिश्तेदारों की थी। तो वहां से वो सारे अब शिफ्ट हो गए हैं सेंट्रल विस्टा, जितने मंत्रालय थे धीरे धीरे हो रहे हैं जो बचे हैं। जितनी दलाली के दरवाजे थे वो सब बंद। रक्षा सौदों में जो खुलेआम डकैती डाली जाती थी वो सारे बंद। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अब सारे सौदे होते हैं। राफेल खरीदना है तो फ्रांस गवर्नमेंट से होगा, दसॉल्ट से सौदा नहीं होगा। हम इजराइल से कुछ ले रहे हैं तो इजराइल गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट के बीच में समझौते होते हैं, कंपनियों के और दलालों के बीच में नहीं होते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में, विदेश मंत्रालय में सब साफ सफाई की गई है। तो ये लोग बचा नहीं पा रहे हैं। और जितने ये डपली गैंग और तमाम दूसरे लोग दिखाई देते हैं, ये इनके पेट में क्यों मरोड़ उठती है रह रह करके? क्योंकि इनके आगे के मंत्रालयों की अलग अलग समितियों में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, मंडी हाउस से लेकर के अकादमियां और तमाम दूसरी चीजें, वहां इनकी एंट्री की संभावनाएं बंद हो गई। दूसरे सरकार से जो पारितोषिक मिलते थे इनको वो बंद हो गए। जो मंत्रालयों में इनकी सिफारिशें चलती थी वो सब दुकानदारी बंद हो गई इन लोगों की। जेएनयू की धीरे धीरे कायाकल्प हो रही है। तो ये रोएंगे गाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? और एक के बाद एक इतने राज्यों में इनकी सबकी चूलें हिल रही हैं, सबकी सरकारें बाहर जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिरे से आ रही। इनको सबसे बड़े झटके 3 स्टेट में लगे हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल तो अल्टीमेट था। इनको लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हरवाने के लिए तो देशी विदेशी सारी ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। अब
सनातनी एकजुट हुए हैं और वो अब जितनी ये ताकतें हैं देश विरोधी और जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका इलाज करने पर आमादा हो गई हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है नरेंद्र मोदी के लिए। यानी प्रॉब्लम, दर्शकों, जिस प्रकार से सर ने सिंप्लीफाई किया कि प्रॉब्लम ये है कि मोदी नहीं, वो इस देश के वो जो एलिट क्लास थे, जो हमेशा चंदा, घुसखोरी इन सब में पले बढ़े रहे, उनको ये चाय वाला चुभ रहा है। ये कैसे पीएम बन रहा है, ये कैसे बना हुआ है। वो जितने अवार्डधारी पत्रकार थे, दर्शकों एक पोल खोलता हूं, दूरदर्शन का टेप चुरा करके एक प्रख्यात न्यूज चैनल जो आज अडानी का चैनल हो गया है, और प्रसार भारती के पुराने टेप चुरा करके उस वक्त पत्रकार जो मंत्रालय डिसाइड करते थे, इनकी एक और तकलीफ है कि अब इनको मंत्रालय भी डिसाइड करने को नहीं मिल रहा है। भैया वो जो कमाल की चीजें थी, वो सारी चीजें ये होने लगी। सर 2-4-5 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। लेकिन दर्शकों एक और बात, मेरा मानना है कि इस आंदोलन को बहुत सही टाइम पे सोनम वांगचुक को उठा के वहां पे जहां पे रखा है ना, बहुत सही टाइम पे कर दिया है। इलाज बहुत सही टाइम पे होना जरूरी है। और अब जो मेरे पास क्या, देश के पास अब तो रिपोर्ट है, ऐसा लग रहा है कि भाई सोनम वांगचुक उपवास में ही नहीं थे, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं नहीं मानता है कि इस प्रकार का मेडिकल रिपोर्ट सामने आ सकता है। ठीक है, पत्नी कह रही है कि भैया हमसे तो इलाज की आजादी छीनी जा रही है। भैया आप छीनी कुछ नहीं जा रही है, सरकार करा रही है। ठीक है, अस्पताल बना जोधपुर जेल, गजब हाल है। ब्लड प्रेशर बढ़ा, कहां मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने सार्वजनिक की जा रही है और फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप लोग प्रोफेशनल डॉक्टर भी बन गए हैं तो बात और है। 2-4-5 प्रश्न है, मैं ले लेता हूं, किंतु दर्शकों 20 तारीख को ये सारे जो जुटेंगे ना, उससे होगा बस इतना ही कि सारे फूके हुए कारतूस मिलकर के एक गोली में बारूद भर करके लड़ने का ख्वाब देख। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। प्रणाम अभिषेक भैया, अब पता कब कैबिनेट रिसेफल होगा। मोदी से असल नाराजगी दिख रही है मुझे, ये समझ रहे एथेनॉल और बाकी मुद्दों पे गुस्सा है। यंग वोटर ऐसे ही 2029 में सीट्स कम हो जाएगी। देखिए दो बातें हैं, मैं क्लियर करूं। भाजपा का समर्थक भाजपा से नाराज होता है, आलोचना करता है। एथेनॉल के मुद्दे पे ही एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। मैंने स्वयं बोला कि भाई लोगों को सिर्फ E20 से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को एक ऑप्शन दे दीजिए कि भैया E10 भी हो जाए या XP95 दे दो या स्पीड दे दो, लेकिन दे दो, बस इतनी सी ही बात है ना। मुझे लगता है कि इसका भी निदान सरकार कर लेगी। सरकार ये फीडबैक पर काम करती है, यही इस सरकार की स्पेशलिटी है। अभिषेक जी आप मेरा कमेंट क्यों इग्नोर करते हो जी? नहीं, मैं किसी का कमेंट इग्नोर नहीं करता हूं, डिपेंड ये है कि वो लेने लायक है कि नहीं। आस्क अभिषेक, जब आपको पता चला, अब आपको पता चला कितना डैमेज हो चुका है। सर ये लोग जो है ना, ये बीजेपी के विरोधी आज के नहीं है। ऐसा नहीं कि सबाना आदमी बीजेपी की वोटर थी। ओमकार सर आपको लगता है कि कोई नया लोग इस पूरे प्रोटेस्ट में कॉकरोचों के जुड़ा है? अभिजीत दीप के जैसे लोग कभी भाजपा के तो समर्थक थे नहीं। नहीं, नए तो जुड़ने का छोड़ दीजिए, पुराने भी नहीं आए। जो पुराने पापी हैं वो भी मुझे दिखाई नहीं दिया जंतर मंतर। ये भी ठीक है। कोमल चरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी बीजेपी को सीरियस लेना पड़ेगा, ये आंदोलन जेनजी ब्रेन वॉश हो चुका है। मेरे कांटेक्ट में ऐसे बच्चे हैं जो हैवी एंटी इनकम्बेंसी हो रही है। यस, कोचिंग इंडस्ट्री के थ्रू ये प्रयास जरूर हो रहा है और इसको लेकर के सरकार और पीएमओ, इनफैक्ट मैंने एक पूरा लिटरली 20-20 पन्ने का पीडीएफ और ये संकलन एचएमओ और पीएमओ में दोनों जगह भेजा है। उम्मीद करते हैं और चीजें सामने भी आ रही हैं। सर आपका कुछ कहना है इस पे? मुझे लगता है कि हम लोग इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं जितने बड़े ज्ञानी जो सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, वो है।
उनके पास तमाम तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, तमाम एजेंसियां हैं जो उनके पास रिपोर्ट भेजती रहती हैं। कौन-कौन वर्ग नाराज है, किन मुद्दों को लेकर के नाराज है, मुझे लगता है कि समय रहते उन चीज़ों को वो एड्रेस भी करते हैं। होता ठीक। क्या है कि कई बार हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में अतिरेकपूर्ण तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। आप ट्रू, अगर ट्रू। किसी पर भरोसा कर रहे हैं, किसी नेतृत्व पर अगर आपका भरोसा है, तो थोड़ा-सा इंतज़ार भी करना सीखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको नहीं लगता सीजीपी आंदोलन पहले दौर में जंतर-मंतर में पस्त हो गया, फिर उसको जंतर-मंतर पे बैठने क्यों दिया? नहीं, देखिए पस्त तो अभी भी है। बस उस आदमी को देखिए, सरकार को पता होगा जिन लोगों ने गजेंद्र किसान को मरने दिया ना, ये लोग खेल जाते भाई जिस प्रकार के लोग हैं सोनम वांगचुक की लाश पे राजनीति, आपको पता नहीं है? इनके अंदर कोई मोरालिटी नाम की चीज नहीं है। मोदी सरकार मोरल ग्राउंड पर बहुत सही सरकार है। ये लोग नैतिक लोग हैं। तो चलिए आज के संस्करण में इतना ही दर्शकों। द अभिषेक तिवारी शो और ओंकार चौधरी सर ओशियन नेटवर्क दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट कीजिए। यूपी इलेक्शन के ग्राउंड इलेक्शन की कवरेज में 13 अगस्त को कांवड़ यात्रा से जब लौट आऊंगा तब शुरू करूंगा, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए। तब तक धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव और शुभ रात्रि। सर आप शो में आए उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।